हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर जो 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसमें ना दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहला पार्ट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो कि हमारा वर्ल्ड रिनाउंड था। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ सामान, उसका कैसे डिके हुआ, उसका डाउनफॉल कैसे हुआ। और देयर वाज ब्लीक ग्रोथ का मतलब वेरी लो ग्रोथ, बहुत कम ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप पॉइंट वाइज इसको समझते जाइए मेरे साथ, आपको समझ इजीली आ जाएगा और इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। ठीक है जी। तो इसको करने के लिए हमें आगे उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक डिके ऑफ हमारा हैंडीक्राफ्ट और दूसरा लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो जो सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। क्या था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त। ठीक है, उस वक्त हमारा जो सेक्टर था वो क्या कह रहा था कि सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया। डी इंडस्ट्रियलाइज का मतलब होता है धीरे धीरे उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के लिए क्या था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने किया था किस तरीके से, टू एक्सप्लॉइट नेचुरल वेल्थ टू बी यूज्ड as raw material for ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री को फीड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ की हमारी जो नेचुरल वेल्थ थी उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया। ठीक है, प्राइमरी गुड्स को, किसको, प्राइमरी गुड्स को। मेजरली कौन कौन से थे कंट्रीब्यूटर्स, मेजरली कंट्रीब्यूटर्स थे वो थे कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट ये दो ऐसी फसलें थी जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया था टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट। और उसको दूसरा इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट। ठीक है जी, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। तो मतलब क्या हुआ, एक तो उन्होंने पहले हमें रॉ मटेरियल के लिए यूज किया और जो प्रोडक्ट से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वहां पे इंग्लैंड में बचे थे वो यहाँ पे डंप करने शुरू किए, वो यहाँ बेचने शुरू किए। दो तरीके, मतलब एक तो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके वो चले जाते थे, ठीक है, और अपने फिनिश गुड्स हमारे देश में बेचते थे। यहीं से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और यहीं पे ही वो अपना फिनिश गुड्स बेचते थे। इस तरीके से सिस्टमैटाइज हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो इसके पीछे उनका मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि वो सिर्फ हमें हमारी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करना देना चाहते थे और अपने देश को, अपनी इंडस्ट्री को स्टैंड करना चाहते थे। तो मोटिव उनका यही था। ठीक है जी, ये उनका मोटिव था। अब हम आगे बात करेंगे कि उसके लिए उन्होंने क्या किया। दो तरीके मैंने आपको बताए कि एक तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो हम पहले उसी को करेंगे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट कैसे हुआ, हैंडीक्राफ्ट। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बड़े ही तरीके से उन्होंने इसको भी तबाह किया। ठीक है, इसकी जो हैंडीक्राफ्ट was world renowned, world famous during ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज। ठीक है, वर्ल्ड फेमस था। उन्होंने इसको कैसे खत्म किया, बाय लो
टैरिफ्स, लो टैरिफ किस पे लगाया उन्होंने, लो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल वो यहां से हमको लेके जाते थे, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट एंड इंडिगो, वो जो यहां से लेके जाते थे उस पे वो टैक्स नहीं लगाते थे, उस पे वो क्या लगाते थे, टैक्स नहीं लगता था, और इंपोर्ट वहां पे उनको सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती थी और वो सस्ता बना पाते थे। फिर क्या होता था, पहला तो ये है, और दूसरा बाय टैरिफ फ्री, लो भी नहीं, बिल्कुल टैरिफ फ्री था, उस पर टैक्स था ही नहीं, टैरिफ फ्री, और यहां भी टैरिफ फ्री। इंपोर्ट्स of finished goods produced in British इंडस्ट्रीज, उनको तो फायदा हो रहा था, उनका रॉ मटेरियल भी को सस्ता पड़ रहा था, और जब एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट यहाँ पे करते थे, हमारे देश में जब सामान आता था, उनकी मिलों के बना हुआ तैयार सामान आता था, उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी, तो उनका सामान यहाँ सस्ता पड़ता था, हमारे ही देश में हमारा सामान महंगा हो जाता था क्योंकि उस पर टैक्स था। और दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि वो मशीनों से बना हुआ था, ये तो समझ लगे ना आपको। उसके बाद तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मशीनों से बना हुआ सामान होता है उसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया थी और वो ज्यादा सस्ता भी पड़ता था एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट। और एज तीसरा पॉइंट इसके अंदर ही, एज द मशीन मेड गुड्स आर चीपर एंड ऑफ लो और एंड ऑफ हाई क्वालिटी as compared to handicraft. So it has become more difficult to sell handicrafts even in ऑन कंट्री में भी ये मिलना मुश्किल हो गया। ओके जी, उसके बाद डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो गया। डिमांड पैटर्न हैज ऑल्सो चेंज, डिमांड का पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है जी, बिकॉज younger generation choose western style, जिसकी वजह से भी मार्केट हमारे ही प्रोडक्ट की मार्केट हमारे ही देश में कम होती गई। इस तरीके से धीरे धीरे हमारे हैंडीक्राफ्ट का डिके हो गया, वो उसका ग्रोथ कम होगी और धीरे धीरे पूरा ही ये खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है जी, पहला क्या किया उन्होंने, जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे उस पर टैक्स नहीं था, ठीक है, जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे उस पर टैक्स नहीं था, और जो फिनिश गुड्स यहाँ बेचते थे लेके उस पर भी टैक्स नहीं था। तो एक तो उनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे टैक्स ना होने की वजह से उनका वो सामान अपने देश में कुछ सस्ता मिल रहा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही थी, और जब माल तैयार होके हमारे ही देश में वो फिर बेच रहे थे, हमारे ही देश में वो बेच रहे थे, सेंड भी कर रहे थे और सेल भी यहीं पे कर रहे थे बनाने के बाद, रॉ मटेरियल लेके जाने के बाद। तो उस पे जो हम इंपोर्ट कर रहे थे इंपोर्टेड गुड्स, उनकी जो मिलों में बना हुआ सामान है उस पे भी टैक्स नहीं था, तो नेचुरली वो तो सस्ता ही पड़ना, डबल फायदा हो रहा था उनको। तो हमारे देश में उनका सामान सस्ता मिल रहा था, हमारा सामान वो हाथ से बना हुआ महंगा था, और उसकी क्वालिटी मशीन मेड गुड्स उनकी मशीन मेड गुड्स में बन रहा था, तो वो उनको क्वालिटी भी उनकी अच्छी थी। तो हैंडीक्राफ्ट का मुकाबला वो नहीं कर रहा था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को बनने में टाइम लगता है, मशीनों से बहुत सारा सामान एक साथ आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट है ब्लीक ग्रोथ ऑफ
मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की ब्लीक ग्रोथ है। तो इसका क्या मतलब हुआ ब्लीक ग्रोथ का? इसका मतलब है कि उसकी सेकंड हाफ में 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री showed its emergence। ठीक है जी। अब हम मॉडर्न इंडस्ट्री किसको कहते हैं? मॉडर्न इंडस्ट्री किसको कहते हैं? मॉडर्न इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स हैवी मशीनरी। ओके, वो मॉडर्न इंडस्ट्री होती है। तो वेरी फ्यू फर्म्स वर देयर। ठीक है, इनिशियली शुरुआत में क्या था? इनिशियली हमने क्या बेचा? कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स, ये किस में थी? ये थी हमारे पास वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया मतलब ये कह सकते हो कि गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा कॉटन इंडस्ट्री के बाद दूसरा कौन सा था? और जूट इंडस्ट्री थी जो वो बाद में कहां चली गई? कॉटन मिल्स थी यहाँ पे, कॉटन टेक्सटाइल, ओनली कॉटन टेक्सटाइल की हम बात करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल यहाँ थी और जो जूट टेक्सटाइल था, जूट मिल्स किसकी थी? टेक्सटाइल्स, वो मिल्स लगी आपकी ईस्टर्न इंडिया में। वो किस में लगी? ईस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया, वो कहां पर भी? ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, दैट इज बंगाल। ठीक है। और जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो रन बाय इंडियंस। ठीक है, और ये फॉरेनर्स, फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है जी, ये फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते थे। ठीक है जी, और फॉरेनर ही उसको कंट्रोल करते थे। उसके बाद किसकी शुरुआत हुई? इसको हम पॉइंट वाइज कर लें, ए बी सी और डी। उसके बाद शुरुआत हुई हमारी, ठीक है, 20 इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी टिस्को प्लांट लगा। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी। ठीक है। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिमांड फॉर सीमेंट, पेपर, शुगर has increased। डिमांड फॉर सीमेंट, पेपर, शुगर, इन सब की डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है जी, किसकी डिमांड बढ़ने लगी? इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, एक्सेट्रा। ओके जी, इन सब की डिमांड क्या करने लगी? बढ़ने लगी। तो हमारे देश में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए। अब मैं इसको आपको बताता हूं। अगला पॉइंट इसका ब्लीक ग्रोथ के अंडर ही आएगा। वो क्या है? ई पॉइंट, देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू सपोर्ट। कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री सपोर्ट करने को नहीं थी हमारे देश में। ठीक है जी, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर was very low, जिसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ही ज्यादा कम थी।
ठीक है जी, बिकॉज देयर वाज नो कैपिटल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही थी। डिमांड बढ़ रही थी, वर्ल्ड में डिमांड थी, लेकिन हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा नहीं था हमारे पास संसाधन नहीं था। और ब्रिटिश इंडस्ट्री और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड वेरी less contribution for the development to build modern industry, और उसको बिल्ड करने के लिए बहुत ही कम उन्होंने योगदान दिया मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है बेटे, बहुत योगदान कम दिया। दे मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली टुक इंटरेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया लाइक रेलवेज एंड कम्युनिकेशन। रेलवेज उन्होंने किसके लिए लिया? रेलवेज उन्होंने किसके लिए लिया मैं आपको बताता हूं। रेलवेज उन्होंने क्यों बनाया, डेवलप किया? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंटीरियर ऑफ इंडिया, वहां से इंटीरियर से गांव से वो रॉ मटेरियल उठा सके, कॉटन उठा सके, जूट उठा सके। ठीक है, उसलिए एंड डंप देयर फिनिश प्रोडक्ट्स, और जो अंग्रेजों की मिलों में बना हुआ सामान था उसको वो यहाँ पे गांव शहर में वो उसको डंप कर सके। और कम्युनिकेशन किया था किस लिए? जो टेलीफोन का उन्होंने यहाँ पे योगदान दिया था वो किस लिए? टू रन एंड और गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट को ठीक तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन किया था। हमारे लिए नहीं किया था, हमारे लिए उन्होंने ना रेलवे चलाई थी, वो अलग बात है कि यूज हमने भी की, पर मेजरली उनकी कंट्रीब्यूशन अपने काम को लिए थी, वो हमारे लिए नहीं थी। ठीक है, हमारे लिए जो था वो सिर्फ सेकेंडरी केस में था। तो ब्रीफली अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये पॉइंट्स आपको समझ लगे। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं आपको एक बार। सबसे पहले क्या हुआ, समरी इसकी क्या बनी सारी? हैंडीक्राफ्ट was systematically destroyed। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है? सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। मॉडर्न इंडस्ट्री showed लो ग्रोथ। उसके बाद कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री was almost नॉन एग्जिस्टेंट। मशीनें तो हमारे देश में बनती ही नहीं थी, ठीक है, वो हमें बाहर से ही इंपोर्ट करवानी पड़ती थी। और वाइल हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री थी, वो किससे रिलेटेड थी? हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है, वर
decade and modern industry remain in infant स्टेज, मतलब वो बड़े ही शुरुआती दौर में थी। इन्फेंट स्टेज कौन सी होती है बेटे? इन्फेंट स्टेज का मतलब होता है बड़े बच्चों वाली एज में थी, जैसे बेबी होता है छोटा। तो वो इसलिए हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत टाइम लगा डेवलप होने में। वो आज़ादी के बाद में अंग्रेजों ने तो पूरी तरह हमें उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको खत्म किया था। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाकी अगले टॉपिक्स के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।